पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, पैसा वसूल की एक नई कड़ी में मैं करुणा आपका स्वागत करती हूँ। शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, जहां आज हम मुखातिब होंगे एक लेखक के परिवार से। लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की प्रमुख खबरें। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों की बिना दावे वाली जमा पूंजी पर ब्याज की अदायगी उसी दिन से की जाएगी जिस दिन बैंक इस राशि का अंतरण ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए बैंक द्वारा बनाए गए कोष में जमा करेंगे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी अपनी विस्तार योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तीय योजनाओं के जरिए बाजार से करीब 18,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। वित्त वर्ष 2013-2014 के दौरान सिडबी ने 51,891 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। बैंकों को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान उसकी ऋण वितरण वृद्धि दर 20 से 25% रहेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने करदाताओं की निगरानी बढ़ा दी है। अब IT रिटर्न्स भरने से पहले मोबाइल फोन नंबर और ईमेल ID का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। साथ ही 5 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वालों के लिए फाइलिंग जरूरी कर दी गई है। हमारी संवाददाता रत्ना नायर के साथ आइए मिलते हैं रामनाथ सिंह राही से, जो पेशे से एक डायलॉग और लिरिक राइटर होने के साथ साथ एक मैगजीन के एडिटर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी हैं। अपनी कलम से समाज में परिवर्तन लाने का हौसला रखने वाले ये वही भारत है मैगजीन के संपादक और प्रकाशक रामनाथ सिंह राही उर्फ राही मतवाला 1989 में एक गीतकार बनने का ख्वाब लेकर बिहार के धानुषी गांव से मुंबई महानगर आए। खौलती स्याही नामक किताब के लेखक किसान पुत्र राही शुरू से ही रूमानी रहे। मुझे गीतकार बनना है, यही ख्वाहिश लेकर मैं आया था मुंबई। मुझे लगा था कि 2 महीने में सब हो जाएगा, लेकिन 2 युग से ज्यादा हो रहा है। एक गीतकार बनने के प्रयत्न में जुटे राही मुंबई में संघर्ष करने लगे। वॉचमैन की भी ड्यूटी मैंने की। कभी नींद आ जाती थी तो सिक्योरिटी वाले नाराज होते थे, कुछ पैसा काट लेते थे। उन दिनों जब सब्जी नहीं खरीद पाता था मैं, तो कभी कभी पाव खरीद कर लेमच उसके साथ भी खा लेता था। नेवी नगर से पैदल आता था मैं चर्च गेट, और वहाँ से विदाउट टिकट मैं अंधेरी आता था, और वहाँ से पद यात्रा करता था मिल्लत नगर। इसी दौरान एक हादसे में उनके बड़े भाई की मृत्यु ने उन्हें झंझोर कर रख दिया और वे गांव वापस लौट गए। समाज और परिवार के विरुद्ध जाकर उन्होंने अपनी विधवा भाभी से विवाह करके उन्हें एक सम्मानजनक जीवन देने की पहल की और उन्हें वापस लेकर मुंबई लौट आए। पिताजी 12 साल में शादी कर दिए। 3 साल के बाद मेरा गुजर गए वो, और 4ठा साल में इनसे शादी की। अपनी किस्मत से जूझते हुए लिखने में निपुण राही ने महज 150 रुपए में एक फ्रीलांस पत्रकार की भूमिका अपनाई और जनसत्ता सबरंग और दैनिक भास्कर जैसे प्रमुख पत्रों में लिखने लगे। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वे उन पत्रिकाओं से ज्यादा अरसे तक जुड़े नहीं रह सके। निरंतर कोशिश के फलस्वरूप उन्हें सास रानी बहू नौकरानी और सैया चिच्चोर जैसे भोजपुरी फिल्मों में डायलॉग्स लिखने का अवसर प्राप्त हुआ, परंतु अच्छा काम करने के उपरांत भी उन्हें वो सफलता नहीं मिल सकी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। सीरियल के लिए लिखा था बिटिया रानी, अलका याग्निक के ही स्टूडियो में, और उनकी आवाज़ में वो गीत को रिकॉर्ड किया गया था, बट वो सीरियल नहीं आ पाया। अदरवाइज राही की तस्वीर कुछ और होती, तकदीर कुछ और होती। आज राही एक कॉन्ट्रैक्चुअल लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं और महीने में करीब 20,000 रुपए कमा लेते हैं। लेकिन 2 बेटी और 1 बेटे की पढ़ाई लिखाई इत्यादि में लगभग सारी धनराशि खर्च हो जाती है। तो 2 जगह खाते में शायद हो सकता है 200-250 रुपए एक खाते में हो। ये हालत है अभी। मैं जब अपनी फ्रेंड को बताती हूँ कि मेरे पापा पत्रकार हैं, तो मुझे बहुत गर्व होता है। मैं भी वैसा कुछ करूँ जिससे मेरे पापा को भी मुझ पर गर्व हो। उनकी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, जिसके लिए उन्होंने कोई लोन नहीं लिया। उनकी कोई जीवन बीमा और मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है। उनका 3 लाख रुपए का होम लोन है, जिसकी EMI 4,050 रुपए है। 2 बेटियां हैं जिनकी शादी करनी होगी हमको, तो मैं चाहूँगा कि कोई एक जीवन बीमा कराऊं मैं। इतने जद्दोजहद के बाद भी राही ने अपने सपनों को नहीं छोड़ा।
कोई गम ही सही मगर हंसी हूँ, दुनिया की बहारों से कम नहीं हूँ। क्या मारेंगे ज़माने के जुल्म सितम, मौत की आजमाई हुई जिंदगी हूँ। वे आज अपनी एक फिल्म डायरेक्ट करने की चाह रखते हैं और जॉन अब्राहम के लिए लिखने की भी इच्छा रखते हैं। अब चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और उनसे लेते हैं राम की आर्थिक स्थिति पर उनकी राय। रामनाथ जी, देखिए, आपकी परिस्थिति के हिसाब से मेरे पास तो एक ही केवल मुख्य विकल्प है, और वो ये है कि कहीं पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप अपनी जो इनकम है वो किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब इसमें है कि कहीं पे आपने कोई जीवन बीमा ले लिया किसी भी कंपनी का, जहाँ पे आपको आमतौर पे 3-4% का रिटर्न मिलता है, तो ये आपके लिए हानिकारक होगा, तो ये नहीं करना चाहिए। करना ये चाहिए कि आपको पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी आपके पास पैसा आता है, थोड़ा सा सरप्लस होता है, आप उसका एक फ़िक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। कुछ साल तक अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक अच्छी सी धन प्राप्ति का एक चांस रहेगा वहाँ पे। और बाकी आपका जो होम लोन है उसके लिए एक छोटी सी एडवाइस ये है कि क्योंकि आपके पास एक आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है तो उसकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। मेरी ये सजेशन है कि कहीं पे भी आप जाके एक टर्म प्लान ले लीजिए। थोड़ा सा ये आपको महंगा लगेगा क्योंकि 5-10 लाख का ही आपको लेना है। थोड़ा सा अगर प्रीमियम उसके लिए दे देते हो तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कभी अगर आपको कुछ हो जाता है तो लोन की जो प्रेशर होती है ये आपके फैमिली पे नहीं आएगी। अगर आप भी हमारे व्यय सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी आर्थिक समस्याओं पर हमारे एक्सपर्ट से राय लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। अब लेते हैं एक ब्रेक के बाद पेश करेंगे पोस्टल रूरल इंश्योरेंस पर एक रिपोर्ट। देखते रहिए पैसा वसूल। BSc SME. Turn your small company into a big one. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Get listed on the BSc SME platform and turn your small company into a big one. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आज भी प्रमुख रोजगार है। किसान दिन रात मेहनत करके फसल उपजाते हैं, लेकिन आग, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े, इसके लिए फसल बीमा एक सुरक्षा कवच के रूप में सामने आया है। संजीत कुमार की इस रिपोर्ट में फसल बीमा के बारे में विस्तार से जानते हैं। साल 1995 से पोस्ट ऑफिस द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बीमा कवरेज देने हेतु ग्रामीण डाक जीवन बीमा मुहैया करा रहा है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा का पूरा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर केंद्रित है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आम जनता को बीमा कवर प्रदान करना और निम्न वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं को फायदा पहुंचाना है। कोई टाउन में रहते हैं लेकिन उसका परमानेंट एड्रेस रूरल एरिया है तो वो भी रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं अगर वो एम्प्लॉइज सैलरीड क्लास का एम्प्लॉइज नहीं है। 125 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले हमारे देश में अभी मात्र 36 करोड़ जीवन बीमा पॉलिसियां ही बिकी हैं और इससे ग्रामीण क्षेत्र करीब पूरी तरह अछूता ही है। 1.5 लाख डाकघरों के माध्यम से डाकघर ग्रामीणों को जीवन सुरक्षा देने में जुटी है। ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा के 6 प्लान हैं, जिसे ग्रामवासी अपने मुताबिक खरीद सकते हैं। कोई भी किसान अगर गांव में अगर रहता है और वो एक रूरल ग्राम्य डाक जीवन बीमा का पॉलिसी लेता है, जितना भी पैसे का उसने पॉलिसी लिया है, अगर उसको कुछ हो गया तो उसका डेथ हो गया किसी भी वजह से तो उसको पूरा पैसा मिल जाता है और उसके साथ साथ उसको भी पूरा जो जमा किया था उसके ऊपर और बोनस सब पैसा पूरा मिलेगा ताकि उसका परिवार को बहुत सुविधा हो सके। डाकघर की बीमा योजनाओं में निवेश की सुरक्षा पर सरकार की गारंटी, धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट, कम प्रीमियम और अधिक बोनस, पॉलिसी पर लोन की सुविधा, किसी भी डाकघर में प्रीमियम जमा कराने की सुविधा और 6 महीने की अग्रिम प्रीमियम पर 1% की छूट दी जाती है। लेकिन ये योजनाएं सिर्फ गांव वासियों के लिए है। अकेली रहने वाली कामकाजी महिलाएं जब तक काम करती हैं तब तक उन्हें पैसों की दिक्कत ना के बराबर होती है, लेकिन कल अगर वे काम छोड़ दें या सेवानिवृत्त हो जाएं तो उनका खर्च कैसे चलेगा? फ्यूचर इनकम के लिए क्या क्या करना चाहिए, बता रहे हैं हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल।
ये ध्यान में रखना है कि आगे जाकर इन्हें सेल्फ डिपेंडेंट रहना है और एक इनकम जो है वो हो सकता है कि आज उनकी इनकम काफ़ी है उनको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जब वो काम नहीं करेंगी, जब उनके ये इनकम नहीं आएगी तो उनको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। और क्योंकि वो अकेले रह रहे हैं, ये भी हो सकता है कि उनको कोई पेरेंटल सपोर्ट, क्योंकि पेरेंट्स उनसे पहले चले जाएंगे, कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिले। ऐसे लेडी को आज उनकी आय से जो वो पैसा निकाल के निवेश करते हैं उससे उनको कोई इनकम नहीं चाहिए, लेकिन फ्यूचर इनकम चाहिए। लो रिस्क, जिसमें कम से कम रिस्क हो और अच्छे रिटर्न्स हो, जिसमें डिविडेंड कंपनी देती हो, ऐसे शेयर में निवेश करना चाहिए। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि निवेश करने के लिए आपको बड़ी पूंजी या बड़ा रकम नहीं चाहिए, छोटे छोटे रकम से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और शेयर बाज़ार में एक शेयर से लेके 1000 शेयर या उससे बड़ी रकम भी आप या बड़ी मात्रा में भी आप शेयर ले सकते हो। शेयर बाज़ार का जो या शेयर में निवेश करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक आपके जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट एक कंपनी में होते हैं, न कि एक व्यवसाय में। निवेश करने से उनको एक आगे जाकर एक फ्यूचर बनता है कि एक रकम बन रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट आय में। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका पैसा वसूल में। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की चाह लेकर किरण बढ़े ने समृद्धि महिला सेवा संस्था की स्थापना की। किरण की इस संस्था के बारे में विस्तार से जानते हैं गरिमा दास के साथ। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मी किरण बाढ़े को बचपन से ही सिलाई, बुनाई, पेंटिंग इत्यादि में रुचि थी। पैसों की तंगी के बावजूद भी किरण ने ये सब सीखा और अपने शौक को पूरा किया। 30 रुपीज़ भी पर मंथ देने के लिए नहीं था, तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उससे बोला चलो अपन दोनों टेलरिंग सीखते। तो वो बोले नहीं, मुझे वो टीचर से डर लगता है, तुम जाकर सीखो और मुझे आकर सिखाओ। शादी के बाद भी किरण ने अपने पति के समर्थन से मुंबई के एक जानी मानी फैशन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। कई प्रसिद्ध डिजाइनर्स के साथ काम करने के बाद किरण को काफी अनुभव और सीख मिली और बाद में उन्होंने महिलाओं को अपनी कला सिखाई और 15 महिलाओं के साथ 2007 में समृद्धि महिला बचत गट की स्थापना की। हमने न्यूबॉर्न बेबी सेट से जो ड्रेस तक या ब्लाउज तक हमने जो सीखा वो हम लोगों ने सीधा एग्जीबिशन में रखा। उससे हम लोग को कॉन्फिडेंस है कि हम लोग कुछ कर सकते। आज किरण अपने गट की महिलाओं को कई सरकारी संस्थान जैसे नगरपालिका, जन शिक्षण में नियुक्ति दिलाने में सक्षम हुई है और आज ये महिलाएं बाकी महिलाओं को, खासकर ग्रामीण महिलाओं को एम्ब्रॉयडरी, मेहंदी डिजाइनिंग, पेंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग इत्यादि सिखाती हैं। आज इस गट में महिलाएं किरण को अपना गुरु मानती हैं। जो आज मेरी आइडेंटिटी है वो सिर्फ उनके वजह से है। आज मेरी भी समाज में एक अलग सी पहचान बन गई है। भगवान ने कुछ टैलेंट दिया है, वो सिर्फ मेरे तक ही सीमित है और मुझे भी मालूम नहीं है। मेरी सिस्टर ने पहचान के मुझे यहाँ पर लाया। हर एक कोर्स 3 महीने का होता है और कोर्स खत्म होने के बाद ही छात्राओं को इन सरकारी संस्थानों से सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, उसके आधार पर हम लोग अपना खुद का ब्यूटी पार्लर निकाल सकते हैं। इस गट की हर एक महिला महीने में 200 रुपए जमा करती है और किसी को लोन की जरूरत पड़ने पर गट में लोन का भी प्रावधान किया गया है।
डिसाइड करके ये किया है कि हम लोग सिर्फ 35 तक का ही लोन देंगे। 2% पर मंथ के हिसाब से देते हैं। ईयर के लास्ट में जितना टोटल इंटरेस्ट हमारे पास जमा है वो पूरा 15 लोगों में डिवाइड कर देंगे। समृद्धि महिला बचत गट का सालाना टर्नओवर करीबन 6 लाख रुपए है। ये कई सारे कंपनियों के ऑर्डर्स भी लेते हैं और बाकी गटों को अपना प्रतिद्वंदी न मानकर उन्हें अपने साथ लेके अपने व्यवसाय को और आगे ले जाना चाहते हैं। मेरा जो नॉलेज है मैं उसके साथ में शेयर करके हमारे कमिटमेंट्स ऑन टाइम देने की कोशिश करते हैं विथ फिनिशिंग एंड एवरीथिंग। किरण का मानना है कि समृद्धि महिला बचत गट एक किरण नहीं बल्कि 15 किरणों से रोशन हुआ है। इसलिए वे इस गट के जरिए बाकी महिलाओं को अपने पसंद के कला के क्षेत्र में प्रशिक्षण देती हैं, ताकि वे लोग आगे जाके समाज और घर वालों के सामने अपनी एक अलग सी पहचान बनाने में सक्षम हों। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे तीसरे सेगमेंट संचय में देखेंगे SIP में निवेश करने के फायदों के बारे में एक रिपोर्ट। The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। शेयर बाजार में निवेश करने का एक आसान तरीका है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कैसे SIP बचत करने का एक फायदेमंद विकल्प बन सकता है, देखते हैं रत्ना नायर के साथ। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान निवेश का एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए मासिक या त्रैमासिक रूप से म्यूचुअल फंड के इक्विटी या डेट फंड में नियमित तौर पे निवेश किया जा सकता है। ये शेयर, बॉन्ड या सोने में निवेश करने का एक सहज और किफायती तरीका है। कम आमदनी वाले लोग भी केवल 500 रुपए के साथ SIP के द्वारा शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। जनरली लोग जो SIP का इस्तेमाल करते हैं वो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए करते हैं, जिसमें काफ़ी बढ़त घटत होती रहती है। कम से कम 7-8 साल की अवधि हो तभी SIP के जरिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं SIP के जरिए, तो ये भी लंबी अवधि के लिए पैसे जमा करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। ये एक रिकरिंग डिपॉजिट की तरह है जिसमें प्रति माह एक छोटी सी धनराशि जमा की जाती है। RD के फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के मुकाबले SIP का इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड के NAV यानी नेट एसेट वैल्यू पर आधारित होता है और ये इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। RD जो है ये एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हर महीने कुछ अमाउंट डाल रहे हैं उसमें। SIP में वही बात होती है कि आप हर महीने एक छोटा छोटा जो है अमाउंट इन्वेस्ट करते जाते हैं और ये म्यूचुअल फंड में होता है, तो उसका रिस्क जो है वो वही होगा जिस टाइप के फंड में आप इन्वेस्ट करें। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये इक्विटी के हिसाब से इसका रिस्क रहेगा, और अगर डेट में कर रहे हैं तो डेट के हिसाब से इसका रिस्क रहेगा। अगर आपका कोई गोल है जो 1 या 2 साल दूर है तो मेरे हिसाब से रिकरिंग डिपॉजिट ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपका गोल जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए लोग सेव करते हैं तो उस टाइम पे इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना ज़्यादा बेहतर है।